वीडियो की शुरुआत में आपके साथ में एक मोटिवेटिंग स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो इस बच्ची के बारे में है। बच्ची जब मेरे पास आई थी और करीबन 1.5 से 2 साल पहले ही मेरे पास आई थी। आज ये नॉर्मल स्कूल में जा रही है और उसे किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। उसने बोलना ही नहीं सीखा क्योंकि जब वो आई थी मेरे पास वो बिल्कुल नहीं बोलती थी, दूसरों को देखती नहीं थी, टैक्टाइल डिफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा थी कि वो टच से भी घबराती थी। धीरे-धीरे उसकी ओटी देने के बाद उसकी टैक्टाइल डिफेंसिवनेस कम हुई। उसके बाद मैंने जब उसके साथ स्पीच थेरेपी स्टार्ट की तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी। विदिन 9 मंथ्स उसने बोलना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चीज़ें वो बोलती थी। इसके साथ ही उसने उसकी लैंग्वेज स्किल्स पर मैंने काम किया जिससे वो पूरे सेंटेंसेस में बात करना सीखी। ना सिर्फ वह बोलना बल्कि पढ़ना लिखना भी वो यहीं से सीखी। दूसरों से खेलना और एंजॉय करना लाइफ को यहीं से सीखी। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसे मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। आपके बच्चे बोलते नहीं हैं, उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। कुछ ऐसे अननोन जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। बच्चे की रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल होती है जब आपका बच्चा बोलने लगता है। बोलने से काफ़ी समस्याएं हल होने लगती हैं, लेकिन ऑटिज़्म में स्पीच अक्सर डिलेड होती है। उस स्पीच डिले की क्या वजह है और उन्हें किस तरह से हम घर पर ट्रीट कर सकते हैं, आज उन्हीं वजह को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। ऑटिज़म में अक्सर बच्चे बोलते नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, पेरेंट्स के लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी, क्योंकि लाइफ वहीं पर रुक जाती है जब आपका बच्चा नॉन वर्बल होता है। तब बहुत सी चीज़ें उसे सिखाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बच्चा खुद अपनी नीड्स कम्युनिकेट नहीं करता है। स्पीच अक्सर डिलेड होती है ऑटिज़म में, लेकिन जब आती है तो वो सही तरह से नहीं आती है कि बच्चा आप ही की बातों को रिपीट करना सीख जाता है। बोलता तो ज़रूर है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाता है। तो बच्चों में स्पीच डिलेड के क्या रीजंस हैं, उन रीजन को समझने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे उन्हीं रीजंस के बारे में और समझेंगे कि किस तरह से हम डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकते हैं। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। सिर्फ बुलवाना ही नहीं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। अगेन ये हमारे बच्चे के लेवल पर है। जब उसका आईपी बनता है तब हम समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे को एक्चुअली कहाँ पर ज़रूरत है काम करने की। सबसे पहले अगर आपके बच्चे के ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंसरी जिसे हम ओरल मोटर इश्यूज़ कहते हैं, जैसे कि माउथिंग करना, चीज़ों को मुँह में लेना, चबाते रहना, कुछ ना कुछ मुँह में उठाकर ले लेना या मुँह से कुछ ना कुछ बोलते रहना, आवाज़ें निकालना मुँह से, स्ट्रेंज साउंड्स जिसे हम कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपके बच्चे में दिखती हैं तो स्पीच के चांसेस कम होने लगते हैं। कुछ बच्चे थंब सकिंग भी करते हैं, पैसिफायर लेते हैं, च्यू करके चीज़ों को मुँह में कुछ ना कुछ रखना पसंद करते हैं। अब उन बिहेवियर्स को कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों में स्पीच आ सके। स्पीच ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ओरल मोटर बिहेवियर्स हैं। इन बिहेवियर्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा चीज़ों को लगातार मुँह में लेता है तो उसे वाइब्रेशन दीजिए, उसको च्यू ट्यूब दीजिए और उसे वो स्टिमुलेशन दीजिए। उसकी ओरल मसाज बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके माउथ के पॉइंट्स को प्रेस करें, उससे वो स्टिमुलेशन मिले जो उसे स्पीच में हेल्प करेगा। ओरल मोटर बिहेवियर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे ठीक से बोलना सीख ही नहीं पाते हैं या बच्चे सिर्फ वर्ड्स पर रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ओरल मोटर थेरेपी घर पर ही दें ताकि हम बच्चों के इन बिहेवियर्स को कम कर सकें। कुछ बच्चे सिर्फ आवाज़ लगाकर कुछ ना कुछ आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक लड़की मेरे पास आती थी, वो एडीएचडी थी, वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करके बताती थी कि उसे पानी चाहिए, जैसे कि पानी के लिए वो बू कुछ ऐसे ही साउंड वो प्रोड्यूस करती थी। उसके मदर ने मुझे बताया कि वो बू बोलती है पानी के लिए और हम उसे पानी देते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा बू बोल सकता है तो वो पानी भी बोल सकता है। हाँ, ये बात और है कि आप प से स्टार्ट कीजिए, अगर बच्चा पानी नहीं बोलता है तो पा से स्टार्ट कीजिए। इसे हम कहते हैं कि ओरल मोटर डिसफंक्शन। कई बार बच्चों को ओरल मोटर डिसफंक्शंस भी होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे वैसे ही बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनकी छोटी-छोटी कमांड्स को यूँ ही फॉलो कर देते हैं। यू एंटीसिपेट देयर नीड्स, आप उनकी सब चीज़ों को समझते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आप उन्हें थोड़े से एफर्ट्स पर ही दे देते हैं। कोशिश कीजिए उन्हें बुलवाने की, हो सके तो पिक्चर्स रखिए सामने ताकि बच्चा बोले। बच्चे में ओरल मोटर बिहेवियर्स अपने आप कम होने लगते हैं जब बच्चा बोलने के लिए वो ज़ोर लगाता है, फ़ोर्स वो मुँह पर डालता है, तब बच्चों के बोलने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम बच्चे को बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, तो उससे बच्चे जो बोलते हैं वो भी बंद कर देते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है कि ओरल मोटर एक्सरसाइज़ेज़ करवाना। ओरल मोटर एक्सरसाइज़ेज़ का मतलब है कि आपके बच्चे को अगर वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता है, कुछ भी वो नहीं बोल रहा है, मुँह नहीं खोल रहा है, आपके कहने पर इमिटेशन में मुँह नहीं खोल रहा है, या वो आप कहते हो कि स्माइल करो, स्माइल भी प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, मुँह नहीं बना रहा, जैसे हम कहते हैं ओ, आ, ई,
तो बच्चा वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो हमें पहले उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसे साउंड इमिटेशन में लीजिए, वर्बल इमिटेशन में लीजिए, साथ ही उसके साथ में ओरोमोटर एक्सरसाइजेस उसे करवाइए। ओरोमोटर एक्सरसाइजेस का मतलब है जो हमारे माउथ, हमारा जा, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारा जो इंटरनल एरिया है उस पर स्टिमुलेशन उसको मिलना ज़रूरी है, जिसे हम ओरल मोटर स्टिमुलेशन भी कहते हैं। इसके लिए बच्चों को च्यू ट्यूब दीजिए, इसके साथ ही बच्चों को वाइब्रेशन दीजिए और साथ ही बच्चों के टंग मूवमेंट पे काम करना, टीथ को इस तरह से टीथ को इकट्ठा करके प्रेशर डालना टीथ पर, जिसे हम कहते हैं कि टीथ को जैसे ग्राइंड करते हैं, कुछ उस तरह से आप बच्चे को एक्सरसाइजेस करवाइए। बच्चों को ब्लोइंग और सकिंग की एक्टिविटीज़, ब्लोइंग और सकिंग जो है उस तरह से नहीं कि बच्चे ने सामने रखी कॉटन को उड़ा दिया, आप कॉटन का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए। आप जब बच्चा सकिंग करना स्टार्ट कर रहा है, पानी को वो पी लेता है स्ट्रॉ के साथ में, तो आप थोड़ा सा उसे और बढ़ाइए कि आप उसे सेमी लिक्विड चीज़ें पीने के लिए बोलिए, जैसे कि मैंगो शेक या पतले की। ये चीज़ें भी बच्चों में बच्चों को ओरल स्टिमुलेशन इससे मिलता है और बच्चों में स्पीच के चांसेस बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज़ हमें करनी है वो करनी है कि हम बच्चे की ओरल मोटर जो बच्चों में डिस्फंक्शन होता है उसका एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको फीडिंग को लेकर भी इश्यूज होते हैं। बच्चे कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका ओरल मोटर सिस्टम कुछ इस तरह से बन जाता है कि बच्चे नई चीज़ें खाना ही नहीं चाहते। इसी तरह से वो नए शब्द बोलना नहीं सीख पाते हैं। ऐसे में उनके जैम सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, आंखों में लुब्रिकेट करने के लिए थोड़ा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लीजिए और उसके जा के आसपास अंदर इंटरनल हिस्सों में लगाइए। उससे आपके बच्चे की और जो सिस्टम उसका जैम हो चुका है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बच्चा आपका बोलना शुरू करेगा। ये चीज़ें, इसके साथ साथ ओरल मोटर उसे स्टिमुलेशन ज़रूर देना है, क्योंकि उसे बुलवाने की लगातार कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तीसरी चीज़ होती है कि बच्चों को कई बार स्पीच डिसऑर्डर्स या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स का मतलब है कि आपके बच्चे को बोलने को लेकर प्रॉब्लम्स है, कि बच्चा जानता ही नहीं कि किस तरह से मुझे कोई वर्ड प्रोड्यूस करना है। अक्सर बच्चे बहुत स्लो बोलते हैं या बहुत तेज़ बोलते हैं। उनकी जो टोन होती है वॉइस की वो एक कंसिस्टेंट नहीं रहती है, उस हिसाब से नहीं रहती है जैसे कि नॉर्मली लोगों की होती है। उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बहुत स्लो बोलता है तो उस हिसाब से बच्चों को थेरेपीज़ दीजिए कि बच्चे की थोड़ी वॉल्यूम, उसे बोलिए थोड़ा ऊंचा बोलने के लिए, उसे उसकी आवाज़ सुनाइए, रिकॉर्ड कीजिए। स्टैमरिंग भी करता है बच्चा तो बहुत अच्छी थेरेपी होती है कि हम उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसे सुनाएं, ताकि उसे समझ आए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ और मुझे किस तरह से बोलना है, क्योंकि बच्चे अपनी आवाज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, बच्चे की आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, ताकि बच्चा उस डिफरेंस को समझ पाए, जिस वजह से स्टैमरिंग बच्चों में कम होनी शुरू होती है। क्योंकि बच्चे कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को स्पीच और आर्टिकुलेशन को लेकर जितने भी जो डिसऑर्डर्स होती हैं उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बच्चों को ओरोमोटर एक्सरसाइजेज, उन्हें साउंड प्रोडक्शन पर उनके काम करना, कि साउंड किस तरह से उन्हें प्रोड्यूस करनी है, किस तरह से उन्हें किसी शब्द को बोलना है, उस वक्त पर हमारी जीभ कहाँ रहेगी, हमारा मुंह किस तरह से खुलेगा। ये चीज़ें भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। आप चाहें तो फ्लैश कार्ड्स रख सकते हैं, आप चाहें तो खुद उसे मॉडल प्रॉम्प्ट के साथ बताइए कि किस तरह से उसे कोई साउंड को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। बच्चा कितना आपकी बात को समझ रहा है। अगर आपके पास आपका बच्चा बैठा है, क्योंकि कई बार बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमें सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा है, हम उसका हियरिंग टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन वजह कई बार ये होती है कि बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज हैं, जिस वजह से बच्चा उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाता है कि आपने क्या बोला। क्योंकि ऑटिज्म में बच्चे कई बार सभी चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि फैन की आवाज़, आसपास शोर की आवाज़, उसमें वो आप उसको बुला रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता कि उसे किस साउंड पर रिस्पॉन्ड करना है। ऐसे में बच्चों की ऑडिटिव परसेप्शन पर काम करना ज़रूरी है। बच्चों को, अगर आपके बच्चे को ऑडिटिव प्रोसेसिंग को लेकर इश्यूज हैं, तो बच्चों को अक्सर कमांड फॉलो करने में भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे कमांड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। बच्चों को कमांड फॉलोइंग सिखाने के लिए उन्हें पहले छोटी इंस्ट्रक्शन दीजिए, स्मॉल इंस्ट्रक्शन, या फिर इंस्ट्रक्शन को ब्रेक करके दीजिए। साथ साथ उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज़ को उसे समझाइए। जैसे आपने बोला कि ग्लास उठाओ मुझे दो, ये एक इंस्ट्रक्शन शायद आपका बच्चा एक बार में फॉलो नहीं करेगा। आप उसे बोलेंगे ग्लास उठाओ, जब बच्चा आपका ग्लास उठाता है फिर उसे बोलो मुझे दो। क्योंकि जितना हम बच्चों को
सिंपल रखते हैं बच्चे के लिए कमांड, उतना ही बच्चे जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार सर ऑडिटरी ओवरलोड इतना ज़्यादा होता है कि हम लगातार बात करते जाते हैं और बच्चा कुछ भी समझ नहीं पाता है। ऐसे में हमें अपने लेवल को, अपनी स्पीच को इस हिसाब से रखना है कि हमारा बच्चा इजीली हमारी बातों को सुन पाए और उसे समझ पाए। इसके साथ ही आप बच्चे को अलग अलग ऑडिटरी, जब आप म्यूज़िक चलाते हैं, म्यूज़िक के साथ में आप उसको बोलिए, आपने म्यूज़िक दूसरे डायरेक्शन में चलाया है लेकिन आप खुद बोल रहे हैं उसका नाम, तो तब उसे इंसिस्ट कीजिए कि वो आपको देखे। उसे ये चीज़ सिखाना कि उसे कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, क्या चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा आपका ये चीज़ समझ आता है तो काफ़ी हद तक समस्याएं हल होती हैं, क्योंकि जब बच्चा ऑडिटरी परसेप्शन बच्चे में वीक रह जाता है तो स्कूल में उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि बच्चा आसपास के शोर में ही उसका ध्यान अटक जाता है और वो टीचर की बात पर फोकस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। बहुत ज़रूरी है घर पर इन चीज़ों के लिए बच्चे को ट्रेन करना, उसे बताना कि क्या चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है और उसे किस साउंड पर ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज रिसेप्टिव। आपका बच्चा रिसेप्टिवली कितना चीज़ों को समझता है। अगर आप बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट एक लिमिटेड है, किचन है, बेडरूम है। सोसाइटी में हम बच्चों को जाकर यह दिखाना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है कि देखो बैंक है, शायद बच्चा उसे समझ ही नहीं पाएगा कि बैंक कैसा होता है, ये देखो ये पार्क है। हम उसे बताते हैं, लेकिन जितना बच्चा पिक्चर्स के साथ में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बच्चे कई बार बड़ी पिक्चर्स को, पूरी डिटेल्स को समझ नहीं पाते, वो कुछ एक डिटेल्स को पकड़ते हैं, जैसे पार्क में सिर्फ स्विंग को ही देखना या स्लाइड को ही देखना, पूरी पूरी चीज़ को नहीं देखना, वहाँ बैठे लोगों को नहीं देखना, वहाँ खेलते हुए बच्चों को नहीं देखना। तो ये चीज़ें हम अगर बच्चों को घर पर ही सिखा दें कि पार्क में क्या-क्या हम देखते हैं या बैंक में क्या होता है, या अगर शॉपिंग करने जाते हैं एक मॉल में क्या-क्या चीज़ें हम देखते हैं, इन चीज़ों से बच्चों में अवेयरनेस आती है। और इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स, वर्कशीट्स को यूज़ कीजिए। वर्कशीट्स आपको बहुत ही हेल्प करती हैं बच्चों की स्पीच लैंग्वेज को। उतना सोशल एक्सपोजर बच्चे को कई बार नहीं हम दे पाते हैं। घर पर अगर हम बच्चे के साथ में फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं या पिक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में रिसेप्टिव स्किल्स डेवलप होते हैं, जो बच्चों को एक्सप्रेसिव होने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आपके बच्चे की रिसेप्टिव वोकैबुलरी नहीं बनती है, तो उसका सीधा असर बच्चे की स्पीच पर पड़ता है। बच्चे आपकी बातों को रिपीट करना शुरू करते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो रिसेप्टिव स्टिमुलेशन दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और ये वर्कशीट्स, जो पिक्चर्स हैं, ये टाइम के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, टाइम के साथ चेंज होंगे, क्योंकि हम उस लेवल पर बच्चे को नहीं रखेंगे कि वह हमारा बच्चा सिर्फ फ्लैश कार्ड्स पढ़ेगा। हम उसे वर्कशीट्स देंगे और अलग-अलग वर्कशीट्स देंगे ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए, ताकि उसकी स्पीच सही से आए। वोकैबुलरी के लिए भी उसे लगातार नई-नई चीज़ों की जानकारी देते रहना, उससे पूछते रहना, अलग-अलग वे में पूछते रहना। एनोनिमस जिसे हम कहते हैं या एसोसिएशंस कहते हैं, कैटेगराइजेशन जिन्हें हम कहते हैं, वर्ब्स, नाउन्स, इन सब की जानकारी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में स्पीच सही तरह से आए। साथ ही बहुत ज़रूरी है बच्चों को जब स्पीच आप करवाते हैं उसके साथ में विजुअल्स की हेल्प लेना, एएसी मेथड को यूज़ करना, क्योंकि कुछ लोग एएसी मेथड को यूज़ ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे बोलना बंद कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बच्चों के लिए एएसी मेथड्स एक प्रॉम्प्ट का काम करते हैं। बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। कई बार हम ये मिस्टेक्स करते हैं बीइंग ए पेरेंट, हमें लगता है कि हमारा बच्चा बोलना जो बोल रहा है वो भी बंद कर देगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे अक्सर पिक्चर्स के साथ में या साइन के साथ में जल्दी बोलना शुरू करते हैं। जब बच्चों के लिए कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, एक बच्चा था जो साइन लैंग्वेज पर था जिसे मैं जानती हूँ पर्सनली, वो साइंस के साथ में बहुत सी चीज़ें बता देता था, सेंटेंस में भी बात करने लग गया, लेकिन जब उसे ये चीज़ लगा कि उसके लिए साइन बहुत मुश्किल है तो उसने बोलना शुरू कर दिया और वो 12 साल की एज में बोला। तो ये चीज़ें होती हैं, अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम पिक्चर्स बच्चे को देते हैं, पिक्चर्स के साथ में हम खुद बोल रहे हैं, सिर्फ हमें पिक्चर्स देनी नहीं है, हमें पिक्चर्स के साथ में बोलना है ताकि बच्चे को समझ आए कि मुझे क्या बोलना है। अगर आपका बच्चा पिक्चर्स बार बार दे रहा है आपको, तो वो समझ आता है कि इससे अच्छा है कि मैं बोलूँ, कि इसको क्या बोलना है मैं जानता तो हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। तो ये एक चीज़ बच्चे समझना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों की स्पीच आने लगती है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें
और बच्चों के साथ कंसिस्टेंट होकर काम करें तो डेफिनेटली बच्चे इम्प्रूव होते हैं। स्पीच थेरेपी सिर्फ 40 मिनट्स के सेशन में या 1 घंटा या सेशन में आपका बच्चा वो चीज़ें, वो स्टिमुलेशन उसे नहीं मिलता है। घर पर आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कीजिए, प्ले थेरेपी कीजिए, जितना आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर काम कर सकें और इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें जो मैंने आपको अभी बताए हैं। डेफिनेटली बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट होगी और बच्चे सही से बोलना शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।